वेलकम बैक टू माय चैनल मूवमेंट्स एंड जर्नी ऑफ निज़ाम खान में। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज बॉलीवुड की एक हसीन तरीन और खूबसूरत एक्ट्रेस, अदाकारा, फनकारा हमारे साथ मौजूद है, जिनका नाम है मीना नैताली जी। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हैं आप मैम? मैं बहुत अच्छी हूँ। ये मेरी खुशकिस्मती और सौभाग्य है दोस्तों कि काफ़ी वक्त से मैं मैम के टाइम के लिए जो है इंतज़ार कर रहा था, और आज मुझे इत्तेफाक से वो वक्त मिल गया और इतनी खूबसूरत और बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकारा हमारे साथ में मेरे चैनल पे मौजूद हूँ। मैम, वाकई में बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहता हूँ कि कुछ बॉलीवुड की कोई बेहतरीन और अच्छी बातें आपको जो उन लोगों को मालूम पड़े जो इंतज़ार कर रहे हैं कि बॉलीवुड इतना हसीन और खूबसूरत है। सबसे पहले तो मैं निज़ाम भाई आपकी शुक्रगुजार हूँ जो आपने मुझे इस मंच पे आमंत्रित किया। मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और मेरे दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। तो बॉलीवुड की आपकी शुरुआत हुई और आपने यहाँ पे कदम रखा, तो बॉलीवुड ने आपको किस तरह से खुशामदीद किया, वेलकम किया, कैसे आपको अपने हाथों पलकों पे सजाया, जरा कुछ अपनी ज़बानी दर्शकों के सामने बोल दीजिए। निज़ाम भाई, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि बॉलीवुड तक की मेरी जो यात्रा है, जो मेरा जो बेस है, वो मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी उसका। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने ग्रेजुएशन किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से, और जिस तरीके के हम परिवारों से हैं, मध्यम वर्गीय परिवार, और 1988 में 86 में जो स्थिति थी लड़कियों का बाहर निकलना कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। पढ़ने तक ठीक है। एक्चुअली में उस वक्त का माहौल और लोगों की सोच कम थी, तो उस हिसाब से परिवार को समेट के चलते थे, और ये भारतीय संस्कृति की सभ्यता है जो आप ज़बानी अपनी कह रही हैं। जी, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा शौक़ था गाना गाने का और डांस करने का, बहुत ज़्यादा शौक़ था। और लेकिन हमारे जो पिताजी थे, हमारे जो बाबूजी थे, वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। मतलब 7 बजे शाम को सबको घर में एंटर करना होता था। उसके बाद जो एंट्री जिसकी होती थी वो बैक गेट से होती थी। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। लेकिन वो खुद एक कलाकार थे। रामलीला, उन दिनों रामलीलाएं जो हुआ बचपन में, भाई ये जो आपने जिक्र किया है, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इस वक्त ये मीना नैताली जी ने जो जिक्र किया है, स्पेशली ख़ास तौर से यूपी के अंदर ये चीज़ें बहुत, रामलीला का और इस तरह से नाटक का बहुत ज़्यादा चलन है। ये उन दिनों की, उस ज़माने की बात कर रही है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी जो है अभी अपनाई जा रही कैमरे पे। जी बताइए। तो मेरी जो अभिनय की जो शुरुआत है, कहना चाहिए कि वो रामलीला में जो हारमोनियम का लहरा बजता था, जी, बस वो अपने को पढ़ते समय भी ऐसा खींचता था। और हमारे घर के पास ही जो है तालीम दी जाती थी रामलीला की, 1 महीने पहले से वो तालीम चला करती थी, और हमारे पिताजी जो थे उसके प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो 1 साल ऐसा था कि वो लड़कियों की रामलीला थी, और बहुत, मतलब इस पे बड़े विवाद भी हुए कि अरे लड़कियां रामलीला करेंगी। लेकिन बड़ा ही वो एक बड़ा बढ़िया डिसीजन था उस समय लोगों का, बड़े बुजुर्ग जो थे हमारे, कि सारे रोल सिर्फ और सिर्फ लड़कियां करेंगी। तो लड़कियों ने ही सब रोल किए थे, इसलिए मुझे ये मेरे अभिनय की, कहना चाहिए, पहली शुरुआत थी। और आपको एक वक्त वहाँ पे एक शुरुआत के साथ में मौका भी मिल गया कि आपको अपनी कला दिखाने का। जी, तो हमारे पिताजी ही थे, तो उन्होंने कहा ठीक है, तो गुड़िया नाम है मेरा घर का, तो उन्होंने, और सबसे छोटी हूँ इसलिए मेरा नाम गुड़िया है। वेरी गुड। तो उन्होंने कहा ठीक है, तू, क्योंकि हम हैं वहाँ पर तो कोई ऐसी बात नहीं है, तू करेगी। लेकिन क्योंकि मैं डांस बहुत अच्छा करती थी, तो मुझे सूर्पनखा के रोल के लिए किया गया। तो हमारे पिताजी ने कहा कोई भी रोल करेगी, लेकिन सूर्पनखा का रोल नहीं करेगी, क्योंकि उसमें नाक कटती है, राइट। तो उन्होंने कहा वो रोल नहीं करेगी। तो खैर मैंने वो रामलीला से वहाँ से शुरुआत करी, और मैंने उसमें मंदोदरी का और माता गौरी का रोल किया, जो जिसकी सीता जी पूजा करने जाती हैं। जी। वो मैंने 2 रोल किए, और हम छोटे छोटे बच्चे थे, डांस वांस तो करते ही थे। अच्छा, ये जो आप जिक्र कर रही हैं, तो उस वक्त आपकी उम्र क्या होगी मैम? उस वक्त मेरी उम्र थी कोई 14-15 साल की। दोस्तों, एक्टर के लिए कोई उम्र की सीमा नहीं होती है, कोई वक्त नहीं होता है। किसी भी उम्र में कभी भी वो एक्टिंग कर सकता है, चाहे वो पर्दे पे हो, चाहे रियल में हो।
ये आज हमारे साथ में सारी खूबी आपको बताएंगे। हमारे साथ में बॉलीवुड की बेहतरीन हसीन तरीन एक्ट्रेस मीना नेताली जी अभी जिक्र कर रही हैं। अब वो कैमरे की भी बात बताएंगी, कैमरा फेस पहला कैसे किया जी। तो खैर फिर वो अभिनय का जो एक वो कीड़ा होता है, कहते हैं वो एक बार अगर किसी को डस लेता है तो इंसान उससे छूटता नहीं। खैर हमारे अंदर भी वो भर गई जी, इच्छा जागृत हो गई अब ये करने की। तो मुझे वहाँ पर लखनऊ में भारतेंदु नाट्य एकेडमी करके ड्रामा स्कूल है, जिसमें 2 साल का डिप्लोमा है ये पूरा। हो भारतेंदु भाई, जी। मैं ये दोस्तों को, अपने दोस्तों को बताना चाहूँगा और आपसे भी ख़ास बताऊँगा। मैं स्पेशल मेरा बॉर्न बॉटम लखनऊ में हुआ है, मेरी ओह। एजुकेशन पूरी वहीं हुई है ओह और मेरे परिवार वाले आज भी कुछ वहाँ पर हैं मौजूद, हालांकि फैमिली हमारी यहाँ पे भी है। अरे तो भाई लखनऊ इसलिए नहीं भूल सकता हूँ कि भाई हमारी वो जन्मभूमि है जी। भाई। और हम खुशकिस्मत हैं जी, जी, कि मेरा पैदाइशी तो कानपुर की है, अच्छा। लेकिन बॉर्न इन बॉट अप इन लखनऊ। कानपुर भी 1 घंटे के रास्ता कानपुर है। है, मैं हाँ, तो मैं बात- भी हाँ, लखनऊ की हूँ। खैर वो तो हम वाया मालूम नहीं था और उतना सीरियसली कभी एक्टिंग को उस तरीके से तो लिया ही नहीं था, क्योंकि जी, जी, जी। सब कुछ एमेच्योर लेवल पे चल रहा था। राइट। वो एक एमेच्योर लेवल। तो मुझे किसी ने कहा कि अरे तो तुम यहाँ पर एक ड्रामा स्कूल है भारतेंदु नाट्य एकेडमी, तुम, तब मेरी उम्र जो है मैं ग्रेजुएशन कर चुकी थी। Good. ये इन इस वक्त में काफी कुछ हुआ, बहुत सारे हम डांस करने जाते थे, वो सब करते, लेकिन वो सब कुछ एमेच्योर लेवल पे चल रहा था, शौकिया चल जी, रहा जी, था। तो ये यहाँ से सीरियसनेस जो शुरू होती है। तो मैंने कहा अच्छा, पर बाबूजी तो शायद करने नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ पर तो अब सुबह जाएंगे और रात को छुट्टी मिलेगी। तो खैर छुपा छुपी हमने वो जा करके फॉर्म भर दिया। 4 दिन बाद जो है कॉल आ गई, भाई चलिए क्या बात है, आप तो पहुँचिए इंटरव्यू के लिए। वेरी गुड। पहुँच गए इंटरव्यू के लिए और कुछ पता नहीं था, और जैसे ही पहुँचे तो पैनल में बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नाम। मेरे गुरु हैं श्री राज बिसारिया जी। राडा से सिर्फ 2 ही लोग हैं, एक थे इब्राहिम अलका जी दिल्ली के NSD नेशनल स्कूल ऑफ जी, ड्रामा जी, के जी, डायरेक्टर, NSD। और दूसरे मिस्टर राज बिसारिया जो हमारे भारतेंदु नाट्य एकेडमी के फाउंडर। क्या बात है। तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं उनकी उसमें छत्र छाया में हमने सब कुछ सीखा, उनसे सीखा, और जो कुछ भी हूँ आज मैं ईश्वर के आशीर्वाद और अपने उस गुरु की बदौलत हूँ। ये आपने अपनी ज़िंदगी की वो शुरुआत मैम बताई है जो हर एक्टर बनने के बाद और जब उसको कभी मौका मिलता है कि आज हम अपनी सारी ज़िंदगी की वो सारी चीज़ें बताएंगे जो दर्शकों को मालूम जी। है। तो आपने अपनी शुरुआत कहाँ से की, कहाँ के पैदा हुए, कहाँ एजुकेशन की आपने, एजुकेशन के बाद में आपने वो लखनऊ से जहाँ पे ड्रामा में भी आपने एक्टिंग सीखी, वो आपने शुरुआती दौर एकदम बड़ी सी चीज़ को छोटे से कटोरे में ला के इतनी खूबसूरती से सजा लिया। ये हर इंसान के बस की बात नहीं होती मैम। ख़ास आपको दोस्तों मैं बातें ऐसी बताने जा रहा हूँ जिसको सुन के आपको अच्छा भी लगेगा और आपको ऐसा लगेगा कि बॉलीवुड अंदर से कितना खूबसूरत है। तो मैं आपसे सबसे पहला सवाल मैम ये करना चाहूँगा कि जब पहली बार आपने कैमरा फेस किया तो आपको कैसा लगा, और सीन होने के बाद फिर आपकी जो दिलों की धड़कन थी ना वो कितना कंट्रोल में हो पाई, और क्या लोगों की कैफियत थी आपके बारे में? निज़ाम भाई बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं आपको इससे थोड़ा सा पीछे ले चलूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, हम पीछे पीछे रह गए। क्योंकि बॉलीवुड में कैमरा फेस करने के पहले मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा वो मैं। बताइए। तो जब मैंने ड्रामा स्कूल किया जी। उसके बाद वहाँ से पास आउट होकर के फिर अब था कि अब क्या करेंगे, अब तो बहुत सीरियस मतलब मैटर हो गया कि अब तो मतलब सीरियसली काम करना है। जी, जी, जी। तब तक हम अच्छे से पक चुके थे। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। स्कूलिंग जो हमारी हो गई थी 2 साल का डिप्लोमा जी, रोज, हाँ। तो हम बहुत अच्छे तरीके से एक कायदे का प्रोडक्ट बन चुके थे कहना अच्छा, चाहिए। लेकिन ये था कि क्योंकि अभी एक्सपीरियंस एकदम से, आप बहुत सारे लोगों मैंने देखा है कि ड्रामा स्कूल से निकले और सीधा यहाँ पर आ गए बॉलीवुड। नहीं, इनके बीच में एक जो है सफर है वो तय करना होता है। वो डिस्टेंस उसमें वो है प्रोफेशनली थिएटर, जो आपको ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस देता है। तो कॉन्फिडेंस का होना सबसे ज्यादा जरूरी है राइट, मेरी नजर में, मुझे ऐसा लगता है। तो खैर मैंने श्री राम सेंटर थिएटर रेपेट्री दिल्ली में है, ओहो जी, DCM वालों की रेपेट्री बहुत बड़ी हाँ, जी, जी, नामचीन रेपेट्री जी, है। हाँ। एक है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपेट्री, एक है श्री राम सेंटर थिएटर रेपेट्री, LTG थिएटर,
मिसेस शीला भाटिया अब नहीं है, वो उनकी म्यूजिकल रेपेट्री Okay. बहुत कमाल की वो डायरेक्टर थी और कमाल की सिंगर थी। तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके साथ भी काम करने का। तो मैंने अब एक वक्त ऐसा है कि मैंने दिल्ली की सारी रेपेट्रीज में फॉर्म भरा। होता ही है कि यहाँ नहीं हुआ तो वहाँ, वहाँ नहीं हुआ तो वहाँ, जहाँ भी हो जाएगा हाँ। वहाँ का। और ईश्वर का ऐसा आशीर्वाद है मेरे ऊपर कि जब मैंने फॉर्म भरा तो दिल्ली की हर रेपेट्री में और पपेट्री में भी मेरा जो है सिलेक्शन हो गया, सब जगह। क्या बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। तो अब क्योंकि मेरा बेस गाने का था और डांस सीखा था मैंने, आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने वोकल क्लासिकल में प्रभाकर, तबला में प्रभाकर और फोक डांसेस किए हुए हैं। ये मैंने प्रयाग संगीत समिति से किया हुआ है। इतनी सारी खूबियाँ ये एक्टर एक्ट्रेस के अंदर ही होती हैं, और लेकिन जिसको बोलते हैं ऑलराउंडर। ऑलरेडी देखिए ये एक्ट्रेस के अलावा इनके अंदर बताया भी मैम ने कि मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी, तबला है और जो कुछ भी। दोस्तों ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वक्त मिलता है तो आप भी कोशिश कीजिए अपने और आगे जाने का। तो मुझसे ये प्रश्न किया गया कि मीना जी आप क्या ज्वाइन करना चाहती, क्योंकि सब तरफ आप आ गई हैं। और श्री राम सेंटर थिएटर रेपेट्री वालों की एक थिएटर रेपेट्री है एक्टर्स के लिए और दूसरी है पपेट्री, पपेट्स के लिए। राइट। तो मैंने ये कहा कि देखिए सर, मैं तो आर्टिस्ट हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मैं कठपुतली नहीं नचाना चाहूँगी, मैं खुद अभिनय करना चाहूँगी। तो मैंने रेपेट्री ज्वाइन कर ली। फैंटास्टिक। और 5 साल मैंने बतौर अभिनेत्री, बतौर प्रोफेशनल अभिनेत्री वहाँ पर काम किया जी। तो उससे हमारा जो बेस था वो इतना मजबूत हो गया। वो जो आप, क्योंकि थिएटर में देयर इज नो कट इन थिएटर। राइट। हाँ, वहाँ पे कोई कट जब एक बार प्ले शुरू होता है जी, जी, जी। तो सीधे खत्म ही होता है बस। ये आपने इस वक्त जिक्र किया तो मैं कुछ 1-2 सेकंड और आपके लेने चाहूँगा। ये जो आपने बात बोली ये बहुत बड़ी खूबी है, क्योंकि वो जो रहता है लाइव रहता है जी। और वहाँ पे कोई टेक नहीं मिलता। वहाँ पे एक ही टेक है, नो रीटेक नहीं। हमें कैमरे के बाद में हमें 50,000 भी मिल जाते हैं, लेकिन जो वहाँ से निकला उसको मालूम है कि वो कितनी मेहनत रहती है और 1 टेक ही परफॉर्मेंस होता है। और एक एक्टर को कितना अलर्ट रहना पड़ता है, सारी खिड़कियां, दिमाग, नाक, कान, ये सब कुछ, लाइट, सब कुछ आपको, अपनी पोजीशन, क्यूज, पूरा किरदार, वो सब कुछ आपको एट अ टाइम पूरा जोड़ के चलना है सबको। तो ये जो आप जो रोज शो करते हैं, हर दिन प्ले के रिहर्सल्स होती थी, दोपहर में रिहर्सल्स, और हम शायद महीने में 28 दिन जो है पूरे शोज करते थे। उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, एक्सरसाइज था, माइम एंड मूवमेंट था, और बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ हमने वहाँ काम किया। थिएटर के नामचीन डायरेक्टर मिस्टर M.K. रैना, त्रिपुरारी वर्मा जी और बंसी कौल जी, स्वर्गीय बंसी कौल जी अब नहीं हैं, मिस्टर राजेंद्र नाथ, मतलब नामचीन डायरेक्टर जिनसे हमने इतना सीखा। किरदार जीना, किरदार को जीना। आपने जिनका जिक्र किया है मैम, ये एक्चुअली बोला जाए कि ये पिलर नहीं बल्कि ये वहाँ के दिग्गज लोगों के नाम दिए हैं कि जिनको पकड़ना मुश्किल ही नामुमकिन था, और बहुत ऊंची चीज़ है भाई। ये वही समझ सकता है या जो उनके करीब रहा हो, या जो उनके अंडर में रहा हो, या जिन्हीं ने उनका काम देखा हो जी। तो जफर संजरी साहब, कमाल के रिदमिस्ट, कमाल के राइटर, कमाल के एक्टर मिस्टर जफर संजरी अभी यहीं पर हैं। वो हमारे थे। प्रतिमा कनन जी और हमसे पहले शेखर सुमन जी, बहुत मतलब बड़े बड़े एक्टर्स। उसमें 11 या 12 लोगों की एक रेपेट्री होती है जो साल में जो सैलरी बेस्ड होते हैं, और हर साल उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करता है, और सैलरीज बढ़ती हैं अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी। राइट। तो इस तरीके से ये सफ़र चलता रहा। तो ज़िंदगी का ये जो शुरुआती सफ़र आपने वो थोड़ा पीछे लेके गए, मुझे बहुत अच्छा लगा, ताकि हमारी भी इतनी काबिलियत नहीं कि हम आपके सामने हर सवाल वही सही कर पाऊँ, लेकिन वो आपने हमें इस वक्त सही कर दिया कि हम यहाँ से नहीं, यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो अब जम करके वहाँ पे भी आ जाइए कि भाई हम जो सीधे अब, हाँ, इन बिटवीन और बहुत कुछ मेरे साथ ज़िंदगी में घटा, लेकिन मैं उसका जिक्र नहीं करूँगी। हम पॉइंट टू पॉइंट इस तरीके से कैसे हम यहाँ पर आ गए। तो खैर, जब मैं यहाँ पर आई, मुंबई आई मैं, तो मेरे सीनियर हैं ड्रामा स्कूल के मिस्टर सलीम आरिफ, जो सलीम आरिफ जी जो बहुत बड़े कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, और डायरेक्शन में गुलजार साहब के साथ भी थे। गुलजार साहब
भाई ये ऐसी हस्तियों के नाम हम ले रहे हैं कि बस हमारी अब हम जो है आपसे सवाल नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं नहीं, लेकिन आपको मुझसे सवाल करने पड़ेंगे तभी मैं उनका उत्तर दे पाऊंगी बिल्कुल, आपको, ताकि वो चीजें जी तो मालूम लोगों पड़े। तक जी, पहुंचे। बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि मीना, मुंबई में जो है वो बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, हम बहुत पहले से हैं, तो एकदम से कॉन्टेक्ट से काम मिलता है, तो पहले कॉन्टेक्ट्स जी जी जी। थोड़ा बनने दो। तो उस वक्त फिल्म बन रही थी सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ। जिसके प्रोड्यूसर थे मिस्टर श्याम बेनेगल और डायरेक्टर थे मिस्टर केतन मेहता। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ मुझे फिलहाल असिस्ट करो, आप देखो, माहौल समझो। तो मुझे भी लगा कि हाँ, एक सीनियर की सलाह है, हाँ, मुझे पहले माहौल को समझ लेना चाहिए। राइट, राइट। तो मैंने खैर उनके असिस्टेंट के रूप में मैं वहाँ काम करती थी, और उस वक्त मुझे ये तो पता नहीं कितने साल पहले की बात है, बिल्कुल नई थी, मुझे 30 रुपये कन्वेंस और 1500 रुपये महीना तनख्वाह मिलती थी। दोस्तों आज आप हज़ारों रुपए कमाते हैं, लाखों रुपए कमाते हैं, फिर भी शुक्र भेजिए ऊपर वाले का कि जो जितना मिलता है वो थैंक्स बोलिए कि हम उसमें खुश हैं। ये उन दिनों की बात बता रही है जिस वक्त उनको, मैम को थोड़े से पैसे मिलते थे, लेकिन उसकी खुशी का ठिकाना अभी जाहिर अभी तक हो रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले खुदा का, ईश्वर का, भगवान का इंसान को शुक्र भेजना चाहिए हर हाल में। तो दोस्तों ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए, और आप कहीं से भी अगर आने वाले हैं तो ये गार्ड बना के रखिए। ये सारे लोग जो हीरे जवाहरात मैं ढूंढ के लेके आता हूँ, यही सब आपके आइडियल हैं। तो सर मैं ये कहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल है, लेकिन मेरी हमेशा से वो रही है कि जिस वक्त आप जिस काम को, जबकि मैं अभिनय करके आई थी और मेन रोल करती थी थिएटर में, श्री राम सेंटर थिएटर रेपेट्री में, मैंने हर वक्त हर डायरेक्टर के साथ प्ले का मेन रोल किया है। वेरी नाइस। उसके बावजूद मैंने कहा नहीं, क्योंकि इस मीडियम में मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे एंटर करना है, मुझे माहौल को समझना है और अपने आप को जमाना है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक बार मैं जिस रास्ते पे कदम रख दूं, फिर मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना, ये मेरा हमेशा से मोटिव रहा है। तो मैंने वो काम किया और इतनी शिद्दत के साथ उस फिल्म को पूरा किया कि बाद में मतलब मुझे कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए फोन आने लगे तो मुझे वो रिफ्यूज भी करने पड़े वो ऑफर। तो वहां पर मिस्टर राज पैस जो है श्याम बेनेगल जी के राइट हैंड, कमाल की शख्सियत, उन्होंने एक दिन मुझे देखा, उन्होंने मुझसे कहा कि मीना, यू हैव सच अ लवली फेस, व्हाई डोंट यू ट्राई इन एक्टिंग। आखिर निखर के दोस्तों देखो, क्वालिटी को जरूरत नहीं है कि वो क्वांटिटी बनने की है, वो अपने आप चीज निखर के निकल के आती है। इन्हीं ने बात जो दिल में थी ना, बोली भी नहीं और उनको तो परख लिया गया और सामने से बात आ गई। ये दोस्तों अब ज़बानी सुनिए मीना नेताली जी की। तो सर मैंने ये बोला कि सर मैं तो एक्चुअली तो मैं एक्ट्रेस ही हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ पर माहौल समझना था, इसलिए वो कहते नो, आई विल गिव यू चांस, यू नो हु इज़ माई डायरेक्टर। मैंने कहा यस, मिस्टर श्याम बेनेगल। तो कहने हैं कि अब आपको अगले हफ्ते एक कॉल आएगा। ये ईश्वर का आशीर्वाद था। खैर मेरे पास वो कॉल आया और पहले ही एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म श्याम बेनेगल जी ने करी थी, जिसमें मुझे घर की बहू, मतलब बेटा, बहू, ससुर थे अनंग देसाई जी, और मेरे साथ थे ललित तिवारी जी, और मेरे पति जो मेरे असल जिंदगी में जो मेरे शौहर हैं मिस्टर मुकेश मोहन नेतानी, वो ड्रामा स्कूल के मेरे सीनियर भी हैं, उन्होंने ही मेरे पति का रोल किया था। मेरी एक छोटी सी बच्ची जो आज क्रिएटिव डायरेक्टर है, जरा मैं पूछना चाहूंगा भाई, वो जो आपकी छोटी सी बच्ची है आज वो किस प्रोडक्शन में और क्या कर रही है, जरा उनका नाम तो लीजिए जरा। उसका नाम है नीलाक्षी विकल। उसके हस्बैंड मेरे जो दामाद हैं वो डायरेक्टर हैं बॉलीवुड के, टेलीविजन सीरियल, बहुत बड़े बड़े सीरियल किए हैं, कृष्णा चली लंदन, उनका रिसेंट वो था केसरी नंदन, बहुत अच्छे अच्छे शो। तो उनकी वो पत्नी है, और उनकी जो स्कूलिंग हुई है वो बीएमएम किया बच्चों ने। मैंने बच्चों को कभी भी नहीं बोला कि तुम यही करो, ये मेरी पसंद है। मेरा कहता कि जो आपकी इच्छा है आप वो पढ़ो। तो खैर मेरी बच्चों को जाहिर सी बात है क्योंकि हम दोनों एक्टर हैं, और इसलिए उनकी इच्छा यही थी कि भाई वो देखा ये जाए जिस तरह से आपने धीरे धीरे अपने जो पत्ते खोलना शुरू किए तो ये आप एक्टर नहीं बल्कि परिवार में सब एक्टर ही नजर आ रहे हैं। भाई अभी आपने अपना बताया, आपके हस्बैंड मैं उनसे मिल चुका हूँ भाई, बड़े बेहतरीन अच्छे दोस्तों नेचर के हैं, और अच्छे वो भी बॉलीवुड के कलाकार हैं, और सबसे बड़ी खूबी हुई कि वो दिल के बड़े अच्छे इंसान को जो है इज्जत देते हैं। मेरी पर्सनली उनसे मेरी मुलाकात हुई है।
और अभी आपने आपने बोला छोटी सी बच्ची जो इस पर क्रिएटिव हेड है, यार ये सब पूरा घर तो भाई पूरा आपने एक्चुअली में देखा है पूरा प्रोडक्शन हाउस घर के अंदर ही आपका तैयार हो गया। अभी आपको बता रही हूँ कि मेरी और एक छोटी बेटी है, जी। छोटी बेटी है जो इस वक्त क्रिएटिव हेड की हैसियत से काम कर रही है। हाँ जी भाई, उसका नाम भी बताइए। और वो है, उसका नाम है श्रुति। श्रुति। श्रुति, वेरी गुड। और दोनों बच्चों ने मेरे बीएमएम किया, एक ने, बड़ी ने, जी, जी। और उसने किया बीएफटीवी एनएमपी न्यू मीडिया प्रोडक्शन जी, ठाकुर जी। कॉलेज से, हाँ। और 3 साल की वो टॉपर रही है। ओहो, क्या बात है। तो, ठाकुर कॉलेज जी। गांधीवली। जी जी जी, तो वहाँ पर है, तो दोनों बच्चे ये है। तो खैर मैं उस छोटी सी बच्ची को लेकर के हम श्याम बेनेगल जी की फिल्म करने वहाँ पर पहुँचे। जी। आप बड़ा घबराहट थी कि इतनी बड़ी शख्सियत, मतलब सामने खड़े होना और ऊपर से एक्टिंग करना उनके साथ, बाप रे, बहुत उनके बड़ी बात। निर्देशन में। लेकिन ये ईश्वर का ऐसा आशीर्वाद था कि ये खुद पता नहीं कैसे मुझे ये चांस एक मिला। मिनट मैम, दोस्तों ये बीच में रोक के मुझे आपको कुछ खास बताना है। ये खुद इतनी बेहतरीन एक्टर हैं, इतनी अच्छी अदाकारा हैं कि मैंने खुद मैम के साथ में छोटा मोटा काम किया, ये तो बहुत बड़े बड़े काम किए मैम ने। और इनकी एक्टिंग गोया ऐसे है सुरहे को दीप दिखाने के बराबर है, और हम अगर जितनी तारीफ करें उतनी कम है। लेकिन ये खुद बोल रही हैं कि मैंने इस तरह से, तो एक्टर जो होता है ना वो दिल का भी अच्छा होता है और ज़बान का भी अच्छा होता है और आंखें भी अच्छी देखना चाहिए। इसलिए हमेशा जो अपने आप को लोगों से छोटा समझता है कि जब पर्दे पे आता है तो हर चीज़ बड़ी दिखाता है, जैसे मैम कुछ बताने जा रही है। जी, तो हमने खैर वो काम किया, और पहला शॉट जब दिया तो उस वक्त जो दिल की धड़कनें थी, मतलब वो बिल्कुल बेकाबू हो रही है। बेकाबू, मतलब आज भी मैं बता रही हूँ आपको हाँ। कि आज भी मुझे 30 साल हो गए हैं काम करते हुए इंडस्ट्री में। आज भी जब मैं किसी भी प्रोडक्शन हाउस में पहला शॉट, नए किरदार के लिए पहला शॉट करने जाती हूँ, उससे पहले मेरे दिल में वही धड़कन होती है जो थिएटर में 3rd बेल पे होती है जब कर्टन खुलता है। क्या बात है मैडम, बहुत अच्छी आपने बात, आपने जो बात का तरीका मैम आपका है ना, इतना खूबसूरत और इतना है कि आपने देखिए बात थोड़ी लंबी हुई लेकिन उसको इतने तरीके से अच्छे से बताया कि मैं खामोश हो गया। जैसे आपने बोला ना कि हर काम को उसको अदायगी, जी, कि अगर आप कोई भी कैरेक्टर कर रहे हैं तो जब तक कि वो इंसान अपने आप को उसके अंदर ढाल नहीं लेगा वो एक्टर नहीं कहलाएगा। एक्टिंग करके तो चले आते हैं, बड़े बड़े एक्टर हैं जिनका नाम भी है, लेकिन अपने आप को पानी के गिलास के अंदर पानी जैसे अगर जो ढाल ले और पानी की जो लेंथ होती है ना जहाँ पे डालो वैसा वो पकड़ ले, तो उसको बोलते हैं एक मजा हुआ कलाकार। और मैडम क्यों ना हो, आखिर आप थिएटर से हो भाई, और वो थिएटर वाले जो होते हैं ना वो किसी के मोहताज नहीं होते हैं, जैसे आप किसी की मोहताज नहीं है मैम। आपको मैम सैल्यूट है और मेरा सलाम है। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। दोस्तों ये मैं जब लखनऊ जाता हूँ तो लखनऊ की हर प्लेस पे एक बोर्ड बड़ा सा लगा रहता है, और शायद आपने भी देखा वहाँ पे लिखा रहता है कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। तो ये मैंने इसलिए बोल दिया भाई, 2 लखनऊ के एक्टर मिल गए हैं तो कुछ तो बात आएगी। तो मैं भी ये आपसे अब दूसरा सवाल पूछना चाहता हूँ मैम, कि बॉलीवुड में आपने धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ी, उस जगह पे गए और ऐसे लोगों के साथ में आपने काम किया जिनको बाप बोलते हैं इंडस्ट्री के। भाई नाम कोई छोटा मोटा नहीं है, श्याम बेनेगल साहब का, और जो भी गुलजार वगैरह और जो भी आपने बताया डू वॉट एवर, तो ये ऐसे लोगों को साथ में आपकी परवरिश हुई, वो भी बॉलीवुड एज अ एक्टर की, और आपको ऊपर वाले ने मौका भी दिया जो जिस चीज़ के लिए आप आए थे, कि बिना कहे सामने से आपके सामने प्रपोजल आ गया। तो आपने वो सारी खूबियाँ बात करने में तो मुझे नज़र आ गई, आप में बहुत खूबियाँ हैं, आप में गुण भी हैं, और एक दोस्तों एक अच्छी इंसान भी है। ये पर्सनली तौर पे मैं बोल रहा हूँ कि एक अच्छी इंसान भी, एक्टर के साथ में एक अच्छी इंसान भी है, और लोगों के साथ में हमदर्दी और प्यार से बात करने वाली। ये बॉलीवुड में बहुत कम लोगों में ऐसा होता है, ऐसा नहीं कहेंगे लेकिन बहुत कम ऐसा मैंने देखा लोगों में कि एक्टर जो है बिल्कुल घुल के मिल के प्यार से मोहब्बत, और इंसान किसी चीज़ का भूखा नहीं होता, सिर्फ मोहब्बत से 2 लफ्ज़ कोई बोल दे जी। तो इसी बात पे जब ये बात आ गई कि मोहब्बत, प्यार और लोगों का मिलना जुलना, तो मैं आज जिक्र करना चाहूँगा एक बॉलीवुड की हसीन तरीन एक्ट्रेस थी मधु बालाजी जी। उनके बारे में आपका क्या कहना, ज़रा अपनी ज़बानी बताइए, दर्शकों भाई इंतज़ार कर रहे हैं आपका। मैं मधु बालाजी की मैं खुद बहुत ज़बरदस्त फ़ैन हूँ। उनकी एक तो जो कातिलाना हंसी, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, उफ, और बेइंतहा बेपनाह खूबसूरती की मिसाल, मतलब ये तो आपने सच बोली कि बहुत खूबसूरत महिला, बड़ी सुंदर अभिनेत्री। उनका एक गाना मुझे याद है,
अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना। ओहो क्या बात है, क्या बात है। बड़ा खूबसूरत। या फिर मुगले आजम, ओहो, ये तो मुगले आजम मतलब तो भाई, वो तो अब आप जब मुगले आजम का नाम ले लिया है तो जी। मैं भी आपको बताना चाहूँगा कि अब बॉलीवुड के इतिहास में अब ये फिल्में नहीं बन पाएंगी। नहीं। कुछ फिल्में ऐसी हैं जैसे मुगले आजम जी। और शोले, शोले। और भी बहुत सारे ऐसी फिल्में हैं जिनका नाम मैं ले पा रहा हूँ, जो बन गई हैं वो अमर उजाला है, अमर। अब नहीं बन पाएगी। ना वो अब किरदार हैं, ना वो बनाने वाले मेकर हैं, और ना ही उस तरह के प्रोड्यूसर हैं जो उस तरह को लेके चले। सर वो जज्बा नहीं है, जी। वो जज्बा ही नहीं है, वो शिद्दत नहीं है। जब मुगले आजम की बात आई गई है तो ज़रा फिर दिलीप साहब के बारे में दो अल्फाज कहने में क्यों इतनी आप देरी कर रही है? नहीं, दिलीप नहीं, साहब के बारे में आपका क्या कहना है कि किस, उनको क्या आप बॉलीवुड में क्या मुकाम देना चाहेंगी, और उनकी एक्टिंग के बारे में अपनी ज़बानी बताइए। भाई एक्टर तो थे, लेकिन कुछ उनके बारे में अपनी ज़बानी बताइए, क्या चीज़ थे दिलीप साहब भाई? उनके बारे में मैं क्या बोलूं, मतलब उनके बारे में बोलना मुझे लगता है जैसे उनकी तौहीन करना है। मैं क्या बोलूंगी उनके बारे में? वो तो अपने आप में पूरा एक एक्टिंग स्कूल, उनकी जैसी शिद्दत जो काम में जो दिखाई देता है, जो किरदार जो करते हैं, उस वक्त हमें ये नहीं लगता था कि ये दिलीप कुमार साहब है, लगता था एक किरदार है ये। जैसे आज हम देखते हैं फिल्म्स कि हमें लगता है अच्छा ये बिल्कुल आज के में काम करें, जैसे आज ये अच्छा विकी कौशल है, ये शाहरुख खान है, शाहरुख खान नजर, किरदार दिलीप साहब मतलब इतना महान नाम कि जब गांव का, अगर गांव के एक लड़के का रोल कर तो वो लगता था ये गांव का लड़का है। ये किरदार, जो किरदार को जीना, एक होता है प्ले करना, वो प्ले नहीं करते थे जो हमारे जो इतने सब सीनियर्स जो हमारे इतने महान कलाकार, लेजेंडरी एक्टर्स, दिलीप साहब हैं, देवानंद साहब हैं, वहीदा रहमान जी, मीना कुमारी जी, और मतलब बहुत सारे हमारे जो कलाकार हैं। जो एक आपने नाम और छोड़ दिया था उनके बारे में, तो मैं जी चाहता हूँ कि जी पब्लिक को बताइए। हो सकता है मैं भी इंसान हूँ, नहीं, जी बताइए। ये नरगिस दत्त जी के बारे में कुछ ऐसी बात बताइए, या कुछ ऐसा काम बताइए कि उनकी कौन सी अदाकारी से आप मुतासिर हो या खींचे में आप, क्योंकि मैंने सुना था कि वो एक अच्छी इंसान भी थी और एक अच्छे इंसान की पत्नी भी थी और अच्छे परिवार से जुड़ी हुई भी थी। जी देखिए, मैं बड़े साफ शब्दों में बोलना चाहती हूँ कि मैं मतलब उनको एज अभिनेत्री ही मैंने जाना, और बहुत ज़्यादा मुझे उनके बारे में उस तरीके से नहीं पता है। लेकिन यह है कि मैं इन सब, मीना कुमारी जी, नरगिस जी, नूतन जी, माला सिन्हा जी, ये सब मेरी मतलब इनको देख के मुझे लगता था कि ये इनको किसने सिखाया है, ये कौन से स्कूल से। आज जब मैं देखती हूँ तब तो हमें समझ ही नहीं थी, बिल्कुल हमें समझ ही नहीं थी बिल्कुल। या और आगे हम चलते हैं, रेखा जी, जया बच्चन जी, इनसे मतलब सोचते हैं, ये जया बच्चन जी तो खैर FTI से हैं, लेकिन हम बहुत पहले जाते हैं जब मीना कुमारी जी का एक सीन है जो मेरे को आज तक वो छवि बिल्कुल ऐसे बैठी है, साहब बीवी और गुलाम में जो उनको सीन किया था, दर्शक बैठे इंतजार में, बता दीजिए भाई। वो जो उन्होंने शराब पी करके वो सीन किया था, और जब पूरा जो अपने अंदर का दर्द पूरा निकाल दिया था, उफ उफ, मतलब मैं उसकी व्याख्या नहीं कर सकती, बयान नहीं कर सकती, बयान नहीं कर सकती। ये जो आपने जिक्र किया है, जो शराब पी के सीन किया था, ये फिल्म का नाम साहब बीवी और गुलाम। जी, साहब बीवी और गुलाम। और ये सीन भाई मैंने फिल्म देखी है, लेकिन जब मैंने देखी तो मुझे इतनी समझ में नहीं आई थी, लेकिन ये सीन की आज भी तारीफ लोग करते हैं। तो स्पेशल मैंने अभी भी ये सीन मैंने हाल फिलहाल तो नहीं, लेकिन काफ़ी वक्त पहले देखा। वाकई में वो जो उन्होंने अदायगी की है ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो पीने वाले होते हैं वो भी रियल में वो नहीं करते हैं जो उन्होंने एक्टिंग में करके मतलब जिसको आप कहते हैं ना, आप देख करके जिसको मिसमराइज हो जाना, कि जिन चीज़ों को आप अपने अपने शहरों में, हिंदुस्तान में कोने में ढूंढना चाहते हैं ना, वो सिर्फ हमारे चैनल के जरिए आपको मिलेगा। जैसे इतने कीमती और खूबसूरत सितारे आज हमारे चैनल पे हैं। तो एक बार फिर से मैं आपसे जो गुफ्तगू कर रहा था भाई, बड़ी बढ़िया और प्यारी आपने बातें बताई। वाकई में मैं तो कुछ देर के लिए भूल गया था कि मुझे सवाल करना है या सिर्फ आपकी बातों को मैं ऐसा करके सुनता रहूं, लेकिन कुछ काम भी करना है। अभी जैसे आपने अभी जिक्र किया था कि भाई राजेश खन्ना साहब का, ऐसे बॉलीवुड ने ऐसे खूबसूरत
और बेहतरीन एक्टर दिए हैं जिनके बारे में जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, जितनी भी तारीफ़ है। अब उनमें से किसी एक ऐसे आर्टिस्ट या किसी स्टार के साथ में आपने काम किया है, कोई भी एक कुछ भी मतलब ऐसे यादगार? मैं फिर बताना चाहती हूँ कि हाँ। ईश्वर का आशीर्वाद मेरे ऊपर बहुत ज्यादा रहा है। तो जरा वो बात और मैंने राजेश खन्ना जी के साथ काम किया है। फिल्म में तो मुझे मौका नहीं मिला उनके साथ, लेकिन हम डॉक्टर अचला नागर के बेटे हैं सिद्धार्थ नागर, और उनके पिताजी अचला नागर जी के पिताजी डॉक्टर अमृतलाल नागर, जो बहुत ही बड़े साहित्यकार, जी जी हिंदी साहित्य के बहुत बड़े नाम। तो सिद्धार्थ नागर जी एक सीरियल कर रहे थे, DD1 पे आता था, रघुकुल रीत सदा चली आई। जी 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 उसमें मैंने राजेश खन्ना जी के साथ काम किया। मुझे बहुत सौभाग्य मिला उनके साथ फर्स्ट टाइम काम आप ये राजेश खन्ना जी के साथ वो पहला काम किया। और मैं ये अभी हम कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे कि एक अच्छा अभिनेता जो होता है वो इंसान, तो मुझे यही बताना है कि एक, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छे अभिनेता होने के लिए आपको सबसे पहले एक अच्छा इंसान होना पड़ेगा, तभी आप उन इमोशंस को समझ पाएंगे, लोगों के इमोशंस को समझ पाएंगे। आप इंसान अच्छे होंगे तभी तो आप एक अच्छे अभिनेता बन सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वो बहुत खूबसूरत इंसान थे राजेश खन्ना जी। और एक मुझे छोटा सा वाकया याद है। मैंने कहा, स्पॉट दादा मुझे चाय देना, दादा मुझे चाय पिलाना प्लीज। मैं तो राजेश खन्ना साहब बैठे हुए थे वहाँ पीछे, तो मैंने कहा, कहते, उन्होंने कहा मैम आपको शक्कर चाहिए? मैंने कहा हाँ मुझे शक्कर डालना मुझे। तो खन्ना साहब, राजेश खन्ना साहब पीछे से बोले, अरे मीना जी आपको शक्कर की क्या जरूरत है, आप तो खुद ही शक्कर है। तो बड़े मजाकिया इंसान थे, बहुत ज़हीन इंसान थे, बहुत ज़हीन। वो मुझसे कहने कि आप कहाँ की रहने वाली हैं, तो मैंने बताया कि मैं सर बेसिकली उत्तरांचल से हूँ। मेरी पैदाइश तो नहीं, लेकिन मैं बिलोंग करती हूँ अल्मोड़ा को। तो उन्होंने कहा लेकिन आप इस हद तक अच्छी लैंग्वेज कैसे बोलती हैं, बताइए। ये लैंग्वेज रघुकुल सदा चले, वो अवधी लैंग्वेज थी। तो कहते किस जी दोस्तों, अभी मैम ने जो लैंग्वेज की बात की तो मैं खुद सामने से इनका दाई हो गया हूँ, शोदाई हो गया हूँ। मीना जी की जो ज़बान है बेहतरीन, लाजवाब, ज़बरदस्त, और वाकई में एक अच्छे अल्फाजों की मालिक। आपके पीछे अल्फाज ऐसे दौड़ते फिर रहे हैं, हर अल्फाज आपसे बोल रहा है कि मुझे इस्तेमाल कीजिए, मुझे इस्तेमाल कीजिए। और वाकई में आपका ज़ेर ज़बर और एक एक तलफ़ुज़ वाकई में काबिल तारीफ़ है। और उर्दू में ऐसा लगता है मैडम आपने कमांड कर रखी है। तो ये आपने राजेश खन्ना की जो बात बताई, भाई ये तो सुपरस्टार थे अपने ज़माने के, और बड़ी बड़ी इन्होंने फिल्में दी हैं, और उन किरदारों को उन्होंने निभाया है जो लोग उस वक्त का ज़माना मैम कैसा था कि लोग इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे, और इंटरटेनमेंट एक ऐसी चीज़ लोगों को मिल गई थी कि इससे अपने आप की ज़िंदगी जीते थे। जैसे फिल्म देख के आए तो आदमी कोशिश ये करता है कि हम अपने वो कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ, तो 1-2 घंटे और 2.5 घंटे तो लोगों को ऐसा महसूस होता है। तो इतना ज़्यादा उस वक्त ज़माना भी आगे नहीं था, तो एक यही एंटरटेनमेंट का सहारा था कि ताकि इसको देख के लोग जो है खुशी हासिल कर लेते थे। तो और ऐसे अदाकारों के साथ में काम किया, तो मैं चाहता हूँ कि जिन अदाकारों को बनाने वाले थे मेकर, जिनको बोलते हैं डायरेक्टर, तो उनको भी तो कुछ बताइए कि ऐसे भाई यहाँ पे बॉलीवुड में एक्टर डायरेक्टर पैदा हुए हैं जिनके साथ मैंने काम किया है, कुछ उन लोग का भी जिक्र कीजिए। अब फिर हम चलते हैं बिल्कुल श्याम बेनेगल जी के पास, बिल्कुल कि जिन्होंने हीरो को तराशा है। हीरे तो थे ही वो, तो जैसे शबाना आज़मी, बिल्कुल, बहुत बड़े बड़े, स्मिता पाटिल जी, इनको तराशने वाले बिल्कुल भाई, इनको श्याम बेनेगल जी ने ऐसी फिल्म्स देखिए ना, मंथन, अंकुर, बिल्कुल ये इसमें जो इनका जो अभिनय है, मतलब आपको लगता है कि आपको कहीं से ये नहीं लगता ये कोई अभिनय हो रहा है, अभिनय नहीं हो रहा है, वो एक क्योंकि किरदार को जी रहे हैं। तो जैसे अभी हम आपस में बात कर रहे हैं, हम कोई किरदार नहीं कर रहे। मैं मीना नैथानी हूँ, आप निजाम भाई, बिल्कुल हम वही कर रहे हैं, बिल्कुल मैं मीना नैथानी हूँ, राइट। तो बस वही उसी तरीके से एक गाँव की मजदूरिन है वो शबाना आज़मी जी ने क्या किरदार किया, ओहो अंकुर,
अगर कभी उनको आपने वो देखी हो, तराश के निखारते थे। तराश के निखार और रहे हैं। जब उनको निखारने हाँ, वाले और श्याम जब वो बेनेगल पर्दे पे आती थी तो लोगों को वाकई में यही लगता था कि ये वाकई में गांव वाली गांव हैं। वाली स्मिता ये पाटिल जी, हाँ मंथ ईंट धोने वाली हैं, वो- ये वो कारीगर ही है, हैं। मतलब जो कैरेक्टर वो जी जहन में सोचते थे, फिल्म में दिखाते थे, तो उनको जो तराशे हुए हीरे थे ना, उनको वो मिल जाते मिल थे। जाते थे। मैंने ऐसी एक बॉलीवुड के बहुत बड़े डायरेक्टर जिनका अभी फिल्म का नाम आप लिया था, मुगल आजम, मुगल आजम। जनाब के आसिफ साहब, आपने भी सुना उनके बारे में, हमसे अच्छा जानती है। मैंने उनके बारे में मैम कुछ ऐसा सुना था कि वो एक ऐसे बॉलीवुड के डायरेक्टर थे कि वो किसी भी इंसान से क्या, और जो एक्टर नहीं भी उससे भी एक्टिंग करा लेते थे। जी और उनकी कुछ ऐसी ख़ास बातें भी हैं कि जो मुगल आज़म के वक्त में मैंने अपने जो बड़े लोग हैं बॉलीवुड के एक्टर वगैरह जो डायरेक्टर लेवल के जिनसे कभी बैठते हैं बात करते हैं तो बता रहे हैं कि वो ऐसे लोगों से काम कराते थे जो उनको ताल्लुक ही नहीं था, ताल्लुक। लेकिन अगर उनको काम कराना है तो वो कैसे भी करा देगा, कराते। क्योंकि उनको कारपेंटर दिखाना है, वो कारपेंटर नहीं है, लेकिन वो उसको तराश के जब दिखाते थे तो ऐसा लगता था कि ये असली कारपेंटर आरी और रंदा मारने वाला आदमी तो दिखता है। यही खूबी थी उनके अंदर, जी हाँ। यही तो खूबी। ये सारे लोग किधर गए, अब कौन है अब यहाँ पे, ये कहाँ गए सारे लोग, ये कहाँ गए भाई? मुझे तो ऐसा लगता है ना तो अब वो गाने अब वाले नहीं रहे है न ऐसे। बजाने वाले रहे। गाने से मुराद मैं जिक्र करूंगा जनाब मोहम्मद रफ़ी साहब का, मुकेश जी, ओह क्या बात है भाई, ऐसे लोग, और लता मंगेशकर जी, ये लोग भी ऐसे थे कि अब ना आएंगे, इनसे अच्छे आएंगे लेकिन ये हीरे नहीं आ बिल्कुल नहीं पाएंगे। है कि देखिए अब हम अगर सिंगर्स की भी बात करते हैं तो कलाकारी है। आज देखेंगे तो हम बच्चों को भी सुनते हैं तो मुझे ये कहने में शर्म आती कि मैं गाना गाती हूँ, मतलब अब तो खैर जी, जी। नहीं गाती हूँ मैं, जी, मतलब बिल्कुल। उस वक्त था, लेकिन मैंने इन सब चीजों को एक्टिंग में अपने इनकॉर्पोरेट कर हाँ, तो करती इसमें गई। बाद में आपको पूछना चाहूँगा, बहुत अच्छी आपने जो पूरी बात को जो एक लफ्ज़ में बोल दिया कि गाने का मुझे शौक है लेकिन अभी मैं नहीं गाना चाहूँगी क्योंकि अब वो चीज़ है नहीं, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो वो अनमोल जो लिखने वाले थे, जी जिसको बोलते हैं लिरिक्स लिरिक्स, राइटर, जी वो, और जो गाने वाले थे बेहतरीन सुरों के मालिक, जी। और जो बजाने वाले थे जी बहुत ओहो। शाह साहब जैसे लोग, बिल्कुल। तो ये लोग चले तो गए नक्शे कदम पे, जो अभी नए लोग आ रहे हैं सब ही उनके नक्शे कदम पे चलते हैं, लेकिन वो क्वालिटी क्यों नजर नहीं आती है, बताइए जरा आप। इसलिए नजर नहीं आती क्योंकि अभी कलाकारी है, टेक्निक है, सब कुछ है, लेकिन रूहदारी नहीं ओ है, हो क्या बात है, आत्मा नहीं है। पहले आत्मा थी, गाता था इंसान, दिल से गाता था, वो लगता था। आप पर्दे पे अगर उन्होंने गाना जिस एक्टर के लिए गाया है वो लगता था कि ये गा रहा है, ये क्या एक्टर बात गा है। रहा है। ये एक मुझे, हाँ। उसकी वो खूबी, वो ऐसा नहीं था, एक्टर और सिंगर्स आपस में मिलते थे तो उनका अंदाजे बयां, बात करने का तरीका, उनकी आवाज, उनका लिप्स मूवमेंट, वो सब वो पकड़ते थे और तब वो गाना गाते थे उनके लिए। तब हमें पर्दे पे लगता था कि ये ये चीज़ को मैं आपकी बोलना चाहूँगा मैम, जो अभी आपने बोला ना कि मुझे ही बॉलीवुड के हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, एक्टर हैं, उनने ये बात बोली थी कि जब रफ़ी साहब, दोस्तों ये बहुत अच्छी और कीमती बात है, जो आप जिस ताल्लुक़ से भी लाइन में कदम रखना चाहते हैं उस पर मेरे चैनल में सारी चीज़ें मिलेंगी, आप उनमें ढूंढिए कि दिलीप साहब, वो जब रफ़ी साहब गाना गाते थे तो रिकॉर्डिंग करने से पहले हमने उनसे सुना है कि वो ये पूछते थे कि भाई ये जो है गाना किस पे फिल्माया जा रहा है। अगर वो गाना जो है दिलीप साहब पे फिल्माया जा रहा है तो उनको मालूम है कि दिलीप साहब की क्या अदायगी होती है, तो वो गाना ऐसे ही गाते थे कि वो दिलीप साहब ही गा रहे हैं। अगर वो उन्होंने अगर दिलीप साहब के अलावा किसी और दूसरे आर्टिस्ट पे तो वो पूछते थे तो वो गाना उस पर सूट करता था। और इसी वजह से मैंने सुना है कि कुछ बॉलीवुड के एक्टर ऐसे हैं जो गाने के दम पे ही हिट हो गए हैं। ये बात खैर मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, सिर्फ बताना चाहूँगा, खैर वो बात की बात है। तो ये सारे लोग तो खैर चले गए, लेकिन अभी जो नए लोग आए हैं तो ठीक है, वो भी मेहनत करते हैं, सब मेहनत करते हैं। देखिए मेहनत बिना तो कुछ होता ही नहीं, लेकिन मेहनत का अंदाज बदल गया। मेहनत तब भी थी, मेहनत अब भी है, मेहनत अभी भी मेरे ख्याल में अब 15-15 घंटे जो काम किया जाता है, शायद शारीरिक मेहनत बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये आत्मा, नज़र, दिमाग वो नहीं। क्या बात है, बहुत पहले जब कास्टिंग होती थी, मैंने खुद इस तरीके से काम किया है कि जब कास्टिंग होती थी तो अगर हमसे ये किसी ने ये कह दी ना कि ऑडिशन है, तो मुझे लगता है हाय राम, हमारा ऑडिशन है,
ऑडिशन देना है हमको। जब ये ऑडिशन का दौर चला, क्योंकि पहले बड़े बड़े रोल्स आपको, सपोज मुझे ऋषिदा ने बुलाया या गुलजार साहब ने मुझे बुलाया एक दिन, हुतुतु मैंने फिल्म करी उनके साथ, मैंने कोई बहुत बड़ा रोल नहीं किया उसमें। हुतुतु भी भाई काबिले तारीफ फिल्म भाई। उसमें एक मैंने बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सीन किया है और मुझे बुलाया गया, तो मैं गुलजार साहब से मिली, उन्होंने कहा ठीक है ओके, बस मुझसे 2-4 बातें उन्होंने करी, उन्होंने कहा मीना को उस रोल के लिए फाइनल कर दीजिए। आज की तारीख में उसके लिए एक तो 50 लोगों से होके गुजरना पड़ता है, ऑडिशन होते हैं और उसके बावजूद कास्टिंग करेक्ट नहीं होती। शायद ये बड़ा कड़वा सच है। जी बहुत अच्छी बात। ये हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन मोस्टली यही होता है कि कास्टिंग फिर भी परफेक्ट नहीं होती। लेकिन इनमें से भी एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, ऐसा नहीं है, आज भी कुछ लोग हैं ऐसे जिनका काम करने का तरीका है तो काम को काम ही समझ के करते हैं। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। हाँ, बस हर जगह अपवाद है, ऐसा नहीं है। डिपेंड ये करता है कि भाई हमें क्या करना है, हमें अपनी जिंदगी जीना है, ये अपनी इज्जत को बना के रखना है। हाँ। आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे ऊपर डिपेंड करता है, कोई किसी का हाथ पकड़ नहीं सकता है जी। आज मैं चाहता हूँ कि जो लोग बाहर से, भारत के किसी भी कोने स्टेट से रहने वाले लोग हैं और वो बॉलीवुड में एक्टर एक्ट्रेस बनना चाहते हैं, फिल्म लाइन में काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए कैसे आप वेलकम करेंगे कि वो अपनी ज़िंदगी की शुरुआत किस तरह से करें? कुछ आपकी ज़बानी उनके लिए रहनुमाई हो जाएगी, तो हो सकता है आप उनका ज़रिया भी बन जाए और लोगों को पता नहीं चले कि मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उनके इंटरव्यू से मैंने जो कुछ सोचा और आज मैं कामयाब हूँ, आज उनके ज़रिए इस मुकाम पे हूँ। कुछ उनके बारे में बताइए, कैसे बॉलीवुड में अपना कदम रखते हैं? प्रश्न तो आपने बहुत अच्छा किया है, बहुत कमाल का प्रश्न किया है। देखिए, मैं जहाँ तक जो मैं सोचती हूँ वो मैं बताऊंगी, क्या मुझे लगता है क्या करना चाहिए। देखिए, कहते हैं कि दूर के ढोल बड़े सुहावने होते हैं, ये कहा गया है। तो जब जो जनता है, जब हम कोई फिल्म देख रहे होते हैं तो वो हमारे लिए लार्जर देन लाइफ चीज़ होती है। XYZ कोई भी, मैं मतलब हम तो अब खुद कलाकार हैं, लेकिन जब हम सीखने की चाह रखते हैं या वो करते हैं, या जब हम आम जनता के एसेट्स देख रहे होते हैं, तो हमको मतलब लगता है कि सब लार्जर देन लाइफ, सब कुछ क्या बढ़िया है सब कुछ। और 1 घंटे के बाद हम फिल्म देख के निकलते, अगर अच्छी नहीं लगती कहते अरे बेकार है, कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। या अगर शानदार है तो कहते क्या शानदार है। हर अगर हम कोई रोमांटिक सीन देख रहे होते हैं तो हर, मेरे ख्याल में हर युवा लड़का या हर युवती ये सोच रही होती ये यही मैं हूँ या यही मैं हूँ, ऐसा होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लोग भी इस लाइन में, इस फील्ड में आने की चाह रखते हैं, आपके अंदर अगर टैलेंट है या नहीं है, ये आपको, मेरे ख्याल में इंसान से बेहतर, उसके खुद से बेहतर कोई नहीं जानता है। ये आपको अंतर मन में पता जरूर होता है कि आपके अंदर क्या है। आपको बेहतरीन लाजवाब बात आपने बोली। वाकई में हर इंसान को अपने बारे में परख रहती है कि मैं कितने पानी के अंदर हूँ। इंसान खुद अपना सबसे बड़ा जज खुद होता है, ठीक है। तो जैसे अगर आपको पता होता है, तो अगर आप, हर किसी को हक है, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या डॉक्टरी पढ़ रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके अंदर एक कोई कलाकार है, कोई कलाकार अगर है, तो आपको मालूम, कई लोग देखें बाथरूम सिंगर होते हैं, गाने का शौक रखते हैं, लेकिन कभी उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि उनके अंदर क्या कला है। लेकिन अगर शौक रखते हैं और अगर आप इस लाइन में अगर आना चाहते हैं, इस विधा में अगर आना चाहते हैं, तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, नए बच्चों के लिए विशेष तौर पे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस पढ़ाई को, अपनी उस पढ़ाई को ज़रूर पूरा करिए। एटलीस्ट ग्रेजुएशन तक आप करके आए, ग्रेजुएट तो होए। उसका एक और आपको सबसे ज़्यादा, कोई अगर एक्टर बनने, मैं एक्टर की ही उस पर बात करूँगी, अगर आप एक्टर बनने आना चाहते हैं तो आप ज़रूर आए, लेकिन उस पढ़ाई को पूरा करें। अक्सर लोगों को लगता है अरे क्या पढ़ना है, एक्टिंग में क्या पढ़ना है, एक्टिंग ही तो करनी। नहीं, जब आते हैं और आपको जब स्क्रिप्ट दी जाती है डायलॉग की, तो आप डायलॉग तो पढ़ लेते हैं क्योंकि आपको वो अक्षर पता है, लेकिन उन डायलॉग के पीछे क्या है, वो जो हम डायलॉग की अदायगी कर रहे हैं उसके पीछे क्या है, स्क्रिप्ट क्या है, उसको समझने के लिए तो आपकी पढ़ाई काम आएगी ना। वो आपने पढ़ा होगा, दुनिया देखने का नजरिया वो चेंज होता है। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपको सुमित्रा नंदन पंत की 5 कविताएं ज्यादा आती हैं या जयशंकर प्रसाद
साहित्य में रुचि रखने वाले मैं बताती हूँ, जयशंकर प्रसाद, पंत प्रसाद निराला, ये 3 बहुत महान कवि हुए हैं। पंत सुमित्रा नंदन पंत जी, जयशंकर प्रसाद जी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नॉर्थ के लोगों को शायद इसके बारे में ज़्यादा जानकारी होगी। और आप इसलिए पढ़ाई करनी है, आपको पढ़ाई पूरी करनी है, घर की जिम्मेदारियों को समझना है, उन सब को ध्यान में रखते हुए आगे आपको अपना करियर कैसे बनाना है, ये आपका फोकल पॉइंट बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप जिंदगी में करना क्या चाहते हैं। अगर आप इस लाइन में भी आ रहे हैं तो आपको कैमरा में काम करना है, या आपको डायरेक्शन में काम करना है, या आपको एक्टिंग में काम करना है, जो भी करना है। कई लोग आते कहते हैं जी मैं एक्टर हूँ, मैं कैमरामैन हूँ, मैं वो भी कर लेता हूँ, मैं लिख भी लेता हूँ। नहीं, अगर आप सारी नाव में पाँव रखेंगे तो एक भी नहीं आपकी सवार। एक नाव में पाँव रखिए, अपने फोकल पॉइंट को बिल्कुल बिल्कुल क्लियर रखिए, और तभी आप अपने काम को पूरी शिद्दत से कर पाएंगे। तो मैं ये कहूँगी कि जो नए स्टूडेंट जो पढ़ाई करके लोग आ रहे हैं या क्रिएटिव डिपार्टमेंट में आना चाहते हैं, जिसमें भी आना चाहते हैं, उसके लिए आप अपनी नींव को ज़रूर मजबूत रखें। सीख के कुछ आने और सीखने की चाह रखिए। अक्सर आजकल सफलता का देखिए कोई मापदंड नहीं है। आजकल मैं एक्टर्स को देखती हूँ, 2 शो अगर कोई एक्टर कर लेता है तो उसको लगता है कि मैंने किला फतेह कर लिया जी, अब मुझे कुछ सीखना ही नहीं है, आई तो नो एवरीथिंग, मुझे सब कुछ आता है। और जैसा कि मैंने अपने बारे में कहा कि हम 30 साल से आज मैं काम कर रही हूँ ड्रामा स्कूल से, लेकिन आज भी हर दिन मैं किसी ना किसी से कुछ सीखती हूँ। कोई ज़रूरी नहीं कि आप किसी उम्र दराज इंसान से सीखें, कोई ज़रूरी नहीं है। आप कम उम्र के बच्चों से भी सीखते हैं, क्योंकि जो खूबी उनके अंदर है, जो न्यू जनरेशन में भी खूबियां हैं, सब में हैं, उनमें अलग तरह की खूबी थी, न्यू जनरेशन में अलग खूबी हैं। वो डांस भी जानते हैं, बच्चे डांस भी जानते हैं, गाना भी जानते हैं, एक्टिंग भी जानते हैं, फाइटिंग भी जानते हैं, मतलब वो सब कुछ स्टंट भी करते हैं। मेरे साथ बच्चे जो हीरो का रोल करते हैं, मैं कहा तू कितना अच्छा स्टंट करता है यार, मैं कैसे कैसे करते हो तुम? तो मैंने कहा एक बार बताओ कैसे कैसे किया तुमने ये। हालांकि अब हम जिस उम्र में हैं, जिस उम्र के जिस दौर से गुजर रहे, तो मेरे को इस तरीके के रोल नहीं मिलते, लेकिन कभी कभी ऐसा मौका आ जाता है कि आपको करना होता है, कभी ऐसे उस तरीके के रोल है। तो आप कहने का मतलब ये कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी है। हेलो निजाम भाई, निजाम भाई। जी मैम, हाँ जी 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 हाँ सब हम बैठे हैं बातचीत करने के लिए। हाँ जी सब खैरियत। मैं कहाँ पे था? आपकी तरफ से कोई प्रश्न नहीं आ रहा क्या? अभी क्या चले अभी वापस? सॉरी सॉरी मैम, एक्चुअली मैं भूल गया था कि इस वक्त मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ या मैं आपसे बात कर रहा हूँ। वाकई में मैम, मुझे अगर आप ऐसे नॉक नहीं करती, जगाती नहीं, तो शायद हो सकता है मैं आप अभी तक आपकी बातों को सुन रहा हूँ। वो चीज़ लाजवाब बताई है जो मैं आपकी बातों में बिल्कुल घूम गया। वाकई में सैल्यूट है, वाकई में सलाम मैम आपको, वाकई में इतने अच्छे तरीके से बता देना। मैं देखिए कुछ देर से वाकई में एकदम खामोश हो गया था, स्टिल हो गया था, और आपका नॉक करना इस बात की दलील है कि वाकई में आपके अंदर जो है सलाहियत ऊपर वाले ने ऐसी बख्शी है कि आप रियल लाइफ में भी वैसे ही हैं जैसे आप कैमरे पे नज़र आते हैं। ये अच्छे खूबसूरत और अच्छे बेहतरीन अदाकार की और अच्छे इंसान की खूबी होती है। तो चैनल बहुत अच्छा लगा मैम मुझे आपकी बातें सुन के। अच्छा मैम, मेरा जो चैनल है जी, तो कुछ मेरे चैनल के वीडियोस वगैरह देखे होंगे आपने, और कुछ मालूम तो होगा मेरे चैनल जी, जी, जी। कि भाई मैं क्या करता हूँ। तो मेरे चैनल के बारे में ज़रा पब्लिक को कुछ बताइए अपनी ज़बानी में। फ्रैंकली स्पीकिंग, यस 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 यस, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। जिस दिन आप से मेरी मुलाकात हुई थी, हम तो खैर काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, लेकिन आपने जिस दिन अपने इस चैनल का जिक्र किया था, जी जी जी, तो कि आपने कहा था कि एक इंटरव्यू मैं आपके साथ करना चाहूँगा। तो कसम से बोल रहे हैं, मुझे पहली बार मुझे लगा था कि सच बात बोल दी, मुझे दिल की बात कह रही हूँ बिल्कुल। मैं बहुत अच्छा, बोलिए बिल्कुल, बोलिए बोलिए, एकदम खुली किताब हूँ, समझ जी जी लीजिए। जी जी। तो मुझे लगा था कि पता नहीं, मतलब बहुत लोग बोलते हैं ऐसा, लेकिन मैं नहीं करती हूँ सबके साथ, नॉर्मली नहीं करती। फिर आपने कुछ दिन बाद मुझे कुछ वीडियोस भेजे थे अपने, जो मैंने देखे आपके, जैसे इसमें आपने शायद मुझे अबरार काजी जी उनका भेजा, अमन वर्मा जी का ये भेजा, तो मैंने देखा। और जब मैंने आपकी वो एंकरिंग देखी, उफ,
मैंने कहा कि मैंने कुछ मिस कर दिया है यार, मुझे जरूर करना चाहिए। और शुक्रिया शुक्रिया ज़ाहिर नसीब, कम से कम आपने मेरी इज्जत तो रखी। हमें उस वक्त भी ना नहीं किया था, आपने हाँ ही किया था। जी। लेकिन खैर, आदमी को हर चीज़ में थोड़ा वक्त लेना जी, चाहिए। मुझे मेरे अंदर एक ये कहना चाहिए कि मैंने आपको जाहिर नहीं होने दिया था, लेकिन मेरे अंदर एक सबट्रैक्ट चल रहा था, क्योंकि कोई भी बहुत इंटरव्यूज होते हैं मेरे, और मैं आपको सही बात बता रही हूँ, मैं एक बार में कभी किसी को हाँ नहीं बोलती क्योंकि पहले मैं उसका पूरा खुद से पूरा मैं डिटेल देख लेती कि भाई, डिटेल देख के, और मैं तसल्ली कर लेना चाहती हूँ कि हाँ भाई, मैं जिस जगह पे कुछ अपनी विचार रखने जा रही हूँ, क्या मैं सही जगह पे सही मंच पे रख रही हूँ या नहीं, सिर्फ इसलिए। वेरी गुड। तो मैंने आपके जो दो चार आपने मुझे वीडियोस भेजे, मैंने सारे वीडियोस आपके देखे, और बाकमाल, बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया, बहुत कमाल। तो बहुत अच्छा मंच है आपका। मैं फिर से आपका एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूंगी निजाम भाई कि आपने मुझे इस मंच पे आमंत्रित किया। मैं आपकी बहुत अच्छा लगा। तो लोगों को ज़रा बता दिए भाई कि मेरे वीडियो बॉलीवुड से रिलेटेड हैं, और क्या ज़रा। जी, निजाम भाई जो है मेरे को एक्टर भी हैं साथ में, और बहुत प्रतिभाओं के धनी हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं ये। तो आप इनके चैनल को ज़रूर देखते रहिए, ये मेरी आपको सलाह भी है और ये मेरा आदेश भी है, ठीक है। तो मैम, चाहता हूँ कि ये ख़त्म करने से पहले हमारे चैनल का जो है नाम हमारे साथ आप दोहराएंगी? जी ज़रूर, पक्का। चलिए ठीक है, हमारे चैनल का नाम आपको तो मालूम है कि नहीं मालूम है? एक बार मैं कहीं गलत ना बोल दूं। नहीं, वो मैं खुद रिपीट करवाऊंगा। जी जी, आप रिपीट। तो चलिए ठीक है, मेरे चैनल का नाम है मैम मूवमेंट्स एंड जर्नी ऑफ निजाम खान। जी हाँ। तो मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, मैंने सही पकड़ा कि नहीं? मूवमेंट्स एंड जर्नी ऑफ निजाम खान। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज बहुत ही कमाल धमाल के साथ में जो आपने अपना कीमती वक्त दिया मुझे, और बॉलीवुड से जो मेरी डोर जुड़ी हुई थी, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि हर सुबह, हर शाम, हर रात एक नई सितारों की खोज हो रही है, नए लोगों के साथ में बैठना हो रहा है, और ऐसे खूबसूरत नगीने हमारे हाथ में आ रहे हैं जो आप देखना चाहते थे। अपने हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट के रहने वाले सोचते थे कि भाई आर्टिस्टों का असली दिल का हाल क्या होता है, वो कैसे एक्टिविटीज़ करते हैं। तो दोस्तों, ये रियल एक्टिविटीज़ की मालिक हैं, जो अभी इन्हीं मुझे इंटरव्यू करते में जो जगह है ना, वो रियल में मैं वाकई में खो गया था। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। अपने माता पिता का ख्याल रखिए, अपने घर वालों का, परिवार का ध्यान रखिए, देश के हित के लिए अच्छा और बेहतर कुछ सोचिए, और वो सोचिए जो देश की कामयाबी और आपकी तरक्की के लिए कुछ हो। हाँ, जाने से पहले एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप अगर स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। फोकस करने के बाद कामयाब होइए, कामयाब होने के बाद उस मुकाम पे पहुंचिए जो सपने आपने देखे हैं और आपके माँ बाप ने देखे हैं, उनको साकार कीजिए, उनको मुकम्मल कीजिए। उसके बाद में ये फील्ड तो आपके बचपन से लेकर और आपके बुढ़ापे तक खुली है, खुली रहेगी। उसके बाद में फिर अपनी बागडोर, अपने कदम को उस जगह बढ़ाइए जो आप बनना चाहते हैं, लेकिन किसी मकसद को भटका के छोड़ कर नहीं आने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, ख़ास तौर से एक बात मैं और बोलना चाहूँगा, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखिए, अपने पड़ोसियों का ध्यान रखिए, क्योंकि हमारा हक परिवार के साथ साथ जो हमारे जो आने वाले पड़ोसी आसपास रहते हैं, उनका ही बनता है दोस्तों। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो जल्दी से मेरे चैनल को आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल का आपको नाम तो मालूम होगा, मूवमेंट्स एंड जर्नी ऑफ निजाम खान।